तो नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या चीजें पढ़नी है इसके अंदर, हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, सेल या बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, करंट भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक तो होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोलते हैं उसको। और सेल या बैटरी से मिलने वाला करंट कौन सा होता है? डीसी। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्पेशली डीसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डीसी करंट की, यानी कि डायरेक्ट करंट की बात करेंगे, जो कि टाइम के साथ में कांस्टेंट रहता है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, किसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मतलब होता है द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी फ्लो रेट क्या है, पर सेकंड कितना चार्ज किसी भी पॉइंट से फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपके पास कोई वायर है, मान लो कि ये कोई वायर है, ठीक है, और जो वायर है उसके अंदर आपको पता है कि अगर आप उसको किसी भी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करोगे तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं? हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो ये जो वायर है, मान लो कि आपने इसको बैटरी से जोड़ा हुआ है और ये वाला सिरा सपोज करो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये वाला सिरा मान लो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जो मेटलिक वायर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो आप इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं वायर के अंदर, है ना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इस वायर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं, वायर के ऊपर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम कर लो किसी पॉइंट के ऊपर, ये हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं? किसी भी वायर को परपेंडिकुलर कट करने पे जो भी आपको एरिया दिखाई देता है ना, सर्कुलर एरिया ऐसे दिखेगा। अगर आप इसको परपेंडिकुलर काटोगे तो इधर से आपको, अगर ये सिलेंड्रिकल वायर है तो आपको ऐसे सर्कुलर एरिया दिखेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं अगर हम उनको ऑब्जर्व करें और मान लो कि टी टाइम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन इससे पास हो रहे हैं उनके ऊपर चार्ज है मान लो क्यू। टी टाइम के अंदर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पास हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? मान लो क्यू के बराबर है। तो चार्ज की फ्लो रेट क्या होगी? फ्लो रेट मतलब कितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो हुआ। अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हुआ बताओ? क्यू बाई टी। भी फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फ्लो रेट कैसे फाइंड करोगे? तो फाइंड करने का तरीका है जितना भी चार्ज टी टाइम में पास हुआ उस चार्ज को टी से डिवाइड कर दो, तो चार्ज पर सेकेंड जो पास हो रहा है वो अपने पास निकल के आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया एक तरह से। क्या करना है? किसी भी टी टाइम का इंटरवल लेना है, यानी कि कोई भी टाइम इंटरवल टी ले लो, उसके अंदर कितना चार्ज किसी भी पॉइंट से पास हुआ वो चार्ज कैलकुलेट कर लो, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, अपने पास करंट निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस करंट को हम बोलेंगे एवरेज करंट। कौन सा करंट? एवरेज करंट। एवरेज करंट क्यों? क्योंकि टी टाइम के अंदर टोटल कितना चार्ज पास हुआ वो हमने कैलकुलेट किया है और फिर टी से उसको डिवाइड किया है, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू निकल के आएगी कि चार्ज की फ्लो रेट इतनी है, पर सेकंड इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो एक एवरेज वैल्यू निकल के आ रही है, तो इसको एवरेज करंट बोलते हैं। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट बताना है, वायर में कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रहा है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको करंट बताना है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलेंगे इसको? इंस्टेंटेनियस करंट बोलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंट का मतलब है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो जो टाइम है उसको बहुत छोटा ले लो। कितना छोटा? dt मान लेते हैं, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। और dt टाइम में वायर में से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी स्मॉल ही होगा, उसको dq बोल देते हैं। तो इस dq बाई dt को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे, क्योंकि एक स्मॉल टाइम इंटरवल में फ्लो होने वाला करंट है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? बोलो, इसका नाम हमने रखा इंस्टेंटेनियस करंट। तो दो टाइप का करंट हम डिफाइन कर रहे हैं,
एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, है ना। इस वाले फॉर्मूले से जो करंट निकल के आएगा वो होगा एवरेज करंट, और एक स्मॉल टाइम इंटरवल में जो करंट फ्लो रहा है उसको हमने नाम दे दिया इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, एकदम सिंपल है। अच्छा, इसको जब भी हम मेजर करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? तो देखो, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, टाइम की होती है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड, एक तो ये यूनिट हो गई। इसके अलावा एक और यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर में भी हम करंट को मेजर करते हैं, ज्यादातर तो हम एम्पियर में ही करंट को मेजर करेंगे, एम्पियर में ही लिखेंगे। बाकी ऐसा यूनिट इसकी कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हो और एम्पियर भी लिख सकते हो, दोनों इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आपने पढ़ा होगा ना भाई, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। क्या डिफरेंस है दोनों में? जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं होती, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमेशा आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, उनकी हमेशा डायरेक्शन बताई जाती है। इलेक्ट्रिक करंट की भी हम वायर के अंदर ऐसे करंट की डायरेक्शन तो बताते हैं, लेकिन फिर भी इसको स्केलर माना गया है। ऐसा क्यों भाई? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होगी क्या? वायर के अंदर डायरेक्शन तो दिखाते हैं, जैसे ये एक वायर है, इसमें करंट I1 आया, दूसरा वायर है, इसमें करंट I2 आया, फिर इधर से करंट I3 निकल गया, है ना। इस पॉइंट के ऊपर I1 करंट आया, I2 करंट आया, और यहां से बाहर कितना करंट गया? I3। तो डायरेक्शन तो आप दिखा रहे हो, फिर स्केलर कैसे बोल रहे हो? तो स्केलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों वायर्स, मान लो इन दोनों वायर्स में जो करंट है I1 और I2 वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है, तो इसको बोलेंगे इनकमिंग करंट। अगर हमें इसका टोटल करना है तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे I1 प्लस I2। हमें ये नहीं देखना कि इनके बीच में एंगल कितना रखा हुआ है, कैसा भी हो ये वायर। अगर ऐसे की बजाय एक वायर ऐसे होता और दूसरा वायर ऐसे, और ये तीसरा वायर मान लो ऐसे होता, है ना। इधर से करंट आता मान लो I1, इधर से करंट आता I2, इधर से करंट जाता I3, तब भी I1 और I2 को वैसे ही जोड़ते जैसे अभी जोड़ रहे हैं, I1 प्लस I2। यहां पे भी वही करना है, I1 प्लस I2। मतलब इन दोनों वायर्स के बीच में एंगल क्या है वो मैटर ही नहीं कर रहा। समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम क्या मानेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। यहां पे करंट आया I1, यहां पे करंट आया I2, इसका मतलब दोनों का टोटल कितना होगा, इनकमिंग करंट कितना होगा टोटल, I1 प्लस I2। सिंपल ऐसे बताना है। तो इसमें आपको कोई भी वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करना, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, याद रखनी है। ठीक। अच्छा जी, इसके बाद में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की वो कैसे डिसाइड होती है? भाई वायर में हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं ना, तो वो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? तो एक वायर कंसिडर कर लेते हैं मान लो, और इस वायर को आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ, मान लो एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको कोई भी वोल्ट की बैटरी है उससे कनेक्ट कर दिया। अब वायर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं? तो नेगेटिव टर्मिनल इनको रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही बन रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा सर्किट में उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम माइनस यानी कि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब होता है हाई पोटेंशियल। ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है। बात समझ में आई क्या? ये कौन सा करंट है? ये इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट है उसका नाम रखा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है जी।
लेकिन जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को वाटर से कंपेयर करूं, वाटर कैसे फ्लो होता है, जब भी पानी को फ्लो करवाना हो तो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है, अपने आप लो लेवल से हाई लेवल तक नहीं जाएगा, हमेशा वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है। तो वैसे ही अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक करंट को, कि वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट है मान लो पानी की तरह है, तो पानी तो हाई लेवल से लो लेवल जाता है, तो वैसे ही हम जो करंट यहाँ पे इमेजिन करते हैं सर्किट में, वो भी हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इमेजिन करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो करंट होगा, है ना, वो हम इमेजिन करेंगे। तो उस करंट का फिर एक अलग नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। तो हम इस वाले करंट को कभी भी सर्किट में दिखाते नहीं है, क्योंकि ये उल्टा होता है। हम दिखाते हैं हमेशा करंट की डायरेक्शन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट है ये? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये किसकी डायरेक्शन है? ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, जो आपको हमेशा दिखानी होती है सर्किट में। इसको नहीं दिखाते कभी भी, इलेक्ट्रॉनिक करंट को कभी भी सर्किट में नहीं दिखाते हैं। हम हमेशा दिखाएंगे कन्वेंशनल करंट को, क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट है, इसको समझाना ज्यादा आसान है। जैसे हम पानी से कंपेयर करके इजीली हम इस करंट को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, करंट को हम आई के सिंबल से बताते हैं। तो इस तरीके से हम सर्किट में जो करंट दिखाएंगे वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ दिखाएंगे। तो आप करंट को देखो, एक तो ऐसे भी बता सकते हो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट होता है, या फिर ऐसे भी बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। देखो, प्लस से माइनस की तरफ जब आप करंट की डायरेक्शन लोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाएगी। या ऐसे बोल दो, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलेगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। अगर ये इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में माननी है। और अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या लोगे? तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता? अगर इस वायर में मान लो पॉजिटिव चार्ज होता तो वो किधर मूव करता? पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होता, नेगेटिव से अट्रैक्ट होता। तो जो करंट की डायरेक्शन हमने दिखा रखी है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी डायरेक्शन में करंट लेते हैं, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेते हैं। अगर आपको पोटेंशियल के टर्म्स में पूछे कि करंट किधर फ्लो होता है तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको करंट को डिफाइन करना है, उसकी डायरेक्शन ऐसे बतानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अलग अलग टाइप की जो मटेरियल्स है अगर उनमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें करंट को फ्लो करवाने के लिए जो चार्ज पार्टिकल्स काम आते हैं उनको हम बोलते हैं करंट कैरियर्स, क्योंकि वो करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। अलग अलग टाइप के जो मीडियम होते हैं, जैसे सॉलिड में अलग होंगे करंट कैरियर्स, लिक्विड में अलग होंगे और गैसेस में अलग होंगे। अगर किसी भी मीडियम में करंट फ्लो रहा है तो उसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं, मतलब करंट को कैरी करने वाले चार्ज पार्टिकल्स, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है कंडक्टर्स, दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर्स और तीसरी कैटेगरी है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जो कंडक्टर्स है, जैसे जितनी भी मेटल्स हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। तो इनमें करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो होगा। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हो क्या? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जिनको एनर्जी मिलने से वो एटम से फ्री हो गए और मटेरियल के अंदर फ्रीली इधर उधर घूम रहे हैं, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जो एटम से बाउंडेड नहीं होते, फ्रीली कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं मटेरियल के अंदर, उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स में ये बहुत सारे होते हैं, इन्हीं की वजह से बहुत अच्छे से करंट फ्लो होता है मेटल्स में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं?
कंडक्टर्स बोलते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मतलब जैसे प्लास्टिक, वुड वगैरह हो गया, है ना, प्लास्टिक, वुड, ग्लास वगैरह, इनमें करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। जितने भी इंसुलेटर्स हैं उनमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, नो चार्ज कैरियर्स। ठीक है। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर मतलब हाफ कंडक्टर, हाफ कंडक्टर होगा और हाफ इंसुलेटर होगा। मतलब हाफ मतलब एग्जैक्टली हाफ नहीं, इसका मतलब यह है कहने का सेमीकंडक्टर का कि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, कंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज भी हैं और इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टीज भी हैं। मतलब अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे देखोगे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, तो जितने भी सेमीकंडक्टर हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। एट 0 केल्विन टेम्परेचर ये बन जाएगा इंसुलेटर। ठीक है। और बाकी इससे ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये थोड़ा कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो सेमीकंडक्टर में कौन कौन आता है? जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, ये सब क्या है? ये सेमीकंडक्टर्स है। इनमें करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि कितना वोल्टेज लगा रखा है ना, कितने टेम्परेचर पे इनको रखा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये तो आपको सॉलिड्स के लिए याद रखना है। अच्छा, सॉलिड्स के लिए कंबाइंडली पूछे कि सॉलिड्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, तो क्या बताओगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और साथ में देखो, अच्छा, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है? सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक और चीज हम इमेजिन करते हैं, दूसरी चीज होती है होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो अगर सॉलिड में कंबाइंडली पूछा जाए कि इनमें करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, तो दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स बताएंगे, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल्स। तो ये जो होल है इसके बारे में डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी तो आप इसका नाम याद रखो कि सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरे चार्ज पार्टिकल कौन है? होल्स। ऐसा हम इमेजिन करके सेमीकंडक्टर मटेरियल को स्टडी करते हैं। अच्छा, लिक्विड्स के अंदर चार्ज फ्लो होता है क्या? करंट फ्लो होता है क्या? जो लिक्विड्स हैं क्या इनमें करंट फ्लो होता है? सोच लो। अगर प्योर वाटर है तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा? नहीं, प्योर वाटर में करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि उसमें कोई करंट कैरियर ही नहीं होता। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दोगे, क्या मिला दोगे? थोड़ा सा सॉल्ट मिला दो, NaCl मिला दो मान लो, है ना। तो NaCl इसमें अगर आप डालते हो NaCl, तो ये Na प्लस और Cl माइनस इन आयंस में टूट जाएगा। तो इसके अंदर क्या डेवलप हो गए? आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डेवलप हो गए। और आयंस पे क्या है? चार्ज है। तो और लिक्विड के अंदर ये इजीली इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। तो लिक्विड के अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो वो किसकी वजह से होगा? इन पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस की वजह से होगा। तो लिक्विड्स के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो कौन है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है। कौन है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है जी। अच्छा, गैसेस के अंदर करंट फ्लो होता है क्या? एयर के अंदर करंट फ्लो हो सकता है? देखो, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में गैसेस के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, एयर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगा दोगे, एट वेरी हाई वोल्टेज, अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी चीज क्या डेवलप हो गई? फ्री इलेक्ट्रॉन। गैस के मॉलिक्यूल्स में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहां पे दो टाइप की चीजें डेवलप हो गई, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब जो एयर है अगर उसके अंदर ये चार्ज कैरियर डेवलप हो गए तो वो भी एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करने लग जाएगी। गैस के मॉलिक्यूल्स में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं हाई वोल्टेज के ऊपर, तो उससे क्या होगा? जो एयर है वो एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करने लग जाएगी और इसके अंदर चार्ज कैरियर कौन होंगे? पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें नेगेटिव आयन नहीं होंगे, ध्यान रखना है। एयर के अंदर या गैसेस के अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। इनकी वजह से करंट फ्लो होगा। लेकिन ये कब होगा? हाई वोल्टेज के ऊपर। नॉर्मल वोल्टेज में या नॉर्मल कंडीशन में जो एयर है या जो गैसेज है वो क्या होती है? इंसुलेटर होते हैं, उनमें करंट फ्लो नहीं होता। तो स्पेशल केस है ये। आया समझ में? तो अलग अलग टाइप की जो मीडियम है उनके अंदर आपको याद रखना है कि कौन कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आपको एग्जाम में 1 मार्क्स वाला छोटा क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स in an orbit of radius 5 into 10 raised to power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second. Calculate the equivalent current. तो आपको equivalent current calculate करके बताना है. क्या बताना है? Equivalent current calculate करके बताना है. क्या बोल रहा है ये समझते हैं एक बार. ये बोल रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, और ऑर्बिट की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर विद स्पीड, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है कितनी, 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे. जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करवा रहा है ये. करंट का फॉर्मूला बताओ, I इक्वल टू क्यू बाई टी. द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ पे चार्ज तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम. नेगेटिव चार्ज होता है इतना. ठीक है, तो चार्ज तो हमें पता है. टाइम कैसे कैलकुलेट करें. देखो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूम रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा, तो एक चक्कर में इसको जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बार बार एक ही पाथ पे घूम रहा है. तो किसी एक पॉइंट से कितने टाइम बाद में ये बार बार गुजर रहा होगा, जो इसका टाइम पीरियड होगा. टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम. अब वो टाइम कैसे कैलकुलेट करें, देखो बिल्कुल आसान है. टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितने कवर करेगा एक चक्कर में, 2 पाई आर. किस स्पीड से, v स्पीड से. तो आ गया ना टाइम, क्योंकि r हमें दे रखा है और स्पीड भी हमें दे रखी है, तो वैल्यू पुट करके t आ सकता है अपने पास. तो करंट आ जाएगा q बाई 2 पाई r अपॉन v. v ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू पुट करते हैं. देखो q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19. v मतलब स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आपको दे रखी है 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2. पाई की वैल्यू क्या है, 3.14. r मतलब रेडियस जो कि आपको दे रखी है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11. क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये अपना करंट आ जाएगा इससे. तो इसको आप सॉल्व कर लेना, एम्पियर में करंट आ जाएगा इससे. ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. आया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल टू I नॉट प्लस अल्फा टी, वेयर I नॉट इक्वल टू 10 एम्पियर एंड अल्फा इक्वल टू 4 एम्पियर पर सेकेंड. चलो ये वैल्यू पुट ही कर देते हैं इसमें. I नॉट कितना है 10 एम्पियर और अल्फा कितना है 4, तो ये आ गया I इक्वल टू 10 प्लस 4t. ठीक है, फाइंड द चार्ज दैट क्रॉसेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है. क्या कैलकुलेट करना है, 10 सेकेंड के अंदर, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में वायर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज गुजरा होगा. जैसे ये कोई वायर है और इससे कुछ चार्ज पास हो रहा है ना, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है. अब वो जो करंट है वो इस इक्वेशन से बताया जा रहा है. तो वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 10 सेकेंड के अंदर, ये वायर का कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे 10 सेकेंड में कितना चार्ज पास हुआ वो आपको कैलकुलेट करके बताना है. कैसे सॉल्व करोगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें किसी इंस्टेंट पे करंट बताना हो तो करंट का फॉर्मूला होगा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. यहां से डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I इंटू डी टी. तो किसी डी टी टाइम में जो चार्ज पास होगा वो होगा डी क्यू, है ना. I की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 4t इंटू डी टी. लेकिन ये तो किसी डी टी टाइम के अंदर फ्लो होने वाला चार्ज निकल के आया. हमें तो 10 सेकेंड में बताना है कि टोटल कितना चार्ज पास हुआ. तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. क्या करना है, इंटीग्रेशन. और लिमिट क्या लगाओगे इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से 10 सेकेंड. 0 से 10 सेकेंड के अंदर टोटल कितना चार्ज पास हुआ वो हमें सॉल्व करके बताना है. डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया, 10 का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 10 इंटू टी आएगा. 4 कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2. ठीक है, लिमिट्स लगा दो 0 से 10. सॉल्व कर दो इसको. देखो पहले अपर लिमिट पुट करो, 10 इंटू 10 प्लस
ये 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2 बचेगा ऊपर, और फिर t की जगह 10 पुट कर दोगे तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर। फिर माइनस करके आपको लोअर लिमिट भी पुट करनी होती है, लेकिन जब आप लोअर लिमिट 0 पुट करोगे इसमें भी उसमें भी, तो ये 0 बन जाएगा, तो वो 0 है। लोअर लिमिट पे ये 0 बन रहा है फंक्शन। ये आ गया अपने पास में 100 प्लस 200 यानी कि 300 कूलाम। ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना है। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है टॉपिक का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है जिगजैग पाथ के ऊपर चलना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। अगर कोई भी पार्टिकल जिगजैग पाथ के ऊपर चल रहा है तो हम बोल रहे हैं कि वो ड्रिफ्टिंग कर रहा है। जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जा रहा है। देखो ये कोई वायर है और इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कोई 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे वो कैसे मूव कर रहे होंगे? तो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे इस तरीके से। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन सीधे रास्ते पे चल पाएंगे क्या? ये तो सॉलिड वायर है, इसके अंदर एक तो एटम्स होंगे, उनके बीच में जो खाली जगह होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकल के जाना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी है, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके सब मूव करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब सबके सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो आपस में वो टकराएंगे भी, किसी एटम से भी टकरा सकते हैं। तो बार बार इनका जो पाथ है वो चेंज होता रहेगा, इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और इनकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। कभी ये इधर जाता हुआ यहाँ पे टकराया तो इधर मुड़ गया, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर इधर टकराया किसी से तो इधर मुड़ गया, फिर इधर चला गया, फिर टकरा के इधर आ गया वापस, फिर इधर चला गया। जाना तो इधर ही है लेकिन ये एकदम सीधे रास्ते पे चल के नहीं जा पाएगा। इस तरीके से ये जिगजैग पाथ के ऊपर चलता हुआ जाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे टकराता हुआ जाएगा। तो एक तो इसकी बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, आपने नोटिस किया कि हर बार जब टक्कर होगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। सपोज करो इसने v1 वेलोसिटी से ये कुछ डिस्टेंस कवर करी, इतने में टकरा गया, फिर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, अब हो गई v2, टक्कर के बाद में अब वेलोसिटी हो गई v3। तो बार बार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। तो अगर आपको बोला जाए कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है तो कौन सी वेलोसिटी बताओगे? इनमें से कोई भी वेलोसिटी नहीं बता सकते, हम इनका एवरेज वेलोसिटी बताएंगे हमेशा। मतलब किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो हर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हमेशा जब भी हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताते हैं तो इन सारी वेलोसिटीज का हम एवरेज निकाल लेते हैं और उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसी का नाम क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। सिंपल है एकदम, ठीक। कैलकुलेट कैसे करोगे? अब इस कंडक्टर के अंदर घुस के तो देख नहीं सकते आप कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से कब कब चला। तो क्या करना पड़ेगा? कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे। देखो, जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके मूव करने का रीजन क्या है, क्यों मूव कर रहा है, पहले तो ये पता लगाओ। जैसे ही आपने ये बैटरी कनेक्ट की होगी इस वायर के अक्रॉस, वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। पॉजिटिव मतलब हाई, नेगेटिव मतलब लो, है ना। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वायर में क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स को लिखेंगे F इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई। इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि आगे देखो माइनस सिंबल लग गया। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। इसलिए देखो इलेक्ट्रॉन मूव भी किधर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कितना फोर्स लगता है? E इंटू ई। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और माइनस सिंबल क्या बता रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्शन, कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ये माइनस का सिंबल डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे तो इसमें इनमें एक्सेलरेशन भी आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब है फोर्स अपॉन मास,
भाई एक्सेलरेशन का वैसे मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है तो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी कि अब उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उस वाले फॉर्मूले से भी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई, एक इक्वेशन हम और फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी अगर मान लो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है डेल्टा वी और उसमें टाइम लग रहा है डेल्टा टी, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इससे भी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करो, जब इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। जीरो मान लेते हैं एक बार जब चलना स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और बाद में एक एवरेज वेलोसिटी मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर गेन कर लेता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। जब ये चलेगा तो कुछ एवरेज वेलोसिटी वीडी गेन कर लेगा मान लो, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा। तो आप देख रहे हो कि यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश कर रहा है तो बार बार टकरा रहा है, और कोई भी दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो भी बार बार चेंज होता रहेगा। भाई ये कोई फिक्स तो है नहीं कि हर एक सेकेंड बाद में टकराएगा, कभी भी टकरा सकता है, एक सेकेंड बाद में, कभी 2 सेकेंड बाद में, कभी आधे सेकेंड बाद में। तो हमें इन टाइम इंटरवल का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। कौन से टाइम इंटरवल का, कोई भी दो लगातार वाली जो कोलिजन्स हैं उनके बीच का जो टाइम होगा जो इलेक्ट्रॉन स्पेंड कर रहा होगा, हमें उसका भी एवरेज निकाल लेना है। और उस एवरेज टाइम का भी एक नाम रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है जितनी देर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होके चल रहा है, बिना टकराए रिलैक्स होके चलेगा, तो उस टाइम को, उस एवरेज टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला और मान लो यहां पे टकराया, तो इसमें जो एवरेज टाइम लगा वो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर होगा। तो डेल्टा टी की जगह यहां पे टो लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा वी डी अपॉन टो। ये दूसरी इक्वेशन अपने पास आ गई। अब एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हो, आंसर तो सेम ही आएगा, तो दोनों इक्वेशन को बराबर लिख दो। एक्सेलरेशन को इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, इससे कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वल पुट कर दो, यानी कि आएगा वी डी अपॉन टो इक्वल टू माइनस ई बाई एम। तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस ई टो बाई एम। टो को हम क्या बोलते हैं, टो को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस सिंबल का नाम होता है टो, और यहां पे इसका मीनिंग है रिलैक्सेशन टाइम। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये बन गया फॉर्मूला, है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। उसको कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपके काफी काम आएगा, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन की कोलिजन बहुत ज्यादा होती है कंडक्टर के अंदर, इसकी जो एक तरह से एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी अगर आप देखोगे ना किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर की आएगी। 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो वेलोसिटी निकल के आती है ना, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे चल रहा है क्या, चलता तो तेज ही है लेकिन टक्करें बहुत ज्यादा करता है। जब कंडक्टर के अंदर ये एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, तो इतने ज्यादा कोलिजन्स करता है कि इसको एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो डिस्टेंस तो छोटी सी है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग गया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी काफी कम आती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इनसाइड द कंडक्टर, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पे ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। कैसे भाई, अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन तेज भागेंगे, अगर ये तेज भागेंगे तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, है ना भाई। पहले तो मान लो एक एक सेकंड बाद में टकरा रहा था ऑन एन एवरेज, तो अब ये आधे आधे सेकंड बाद में टकराने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि फास्ट भाग रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन टू कंटिन्यूअस कोलिजन, है ना। कोई भी दो लगातार वाली जो कोलिजन उनके बीच का जो एवरेज टाइम है उसी का नाम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो अगर किसी भी मेटेलिक वायर को आप गर्म करते हो तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब जितना ज्यादा गर्म करोगे ना किसी कंडक्टर को, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने में उतनी ही दिक्कत होगी, एवरेज वेलोसिटी कम आएगी, क्योंकि ज्यादा कोलिजन होने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट करने की एबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट करने की एबिलिटी। कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना इजीली मूव कर पा रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। मान लो किसी कंडक्टर के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर वो इजीली मूव कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि इसकी मोबिलिटी ज्यादा है। और अगर उसको मूव करने में परेशानी है, मूव करने में परेशानी कैसे होती है, मतलब ज्यादा टक्करे कर रहा है, मान लो निकलने में उसको दिक्कत हो रही है ना, तो हम बोलेंगे कि मोबिलिटी कम है। तो मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी, जैसे कंडक्टर की बात कर लेते हैं, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अगर आपको उनकी मोबिलिटी फाइंड करनी है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस आप क्या करो, एक वोल्टेज सोर्स लगा दो। उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वायर में। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लगेगा और उनकी कुछ एवरेज वेलोसिटी भी आएगी। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। भाई मोबिलिटी का मतलब यही है, सिंपल सा, मूवमेंट करने की एबिलिटी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये पता लगाएंगे कि कितना इजीली चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर मूव कर पा रहा है किसी भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करने पे कंडक्टर के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन फास्ट भाग रहे हैं, तो इसका मतलब वीडी ज्यादा है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर फास्ट नहीं भाग पा रहे हैं, इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी कम आएगी, तो हम बोलेंगे कि मोबिलिटी कम है। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, वीडी अपॉन ई, इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, अगर वीडी का फॉर्मूला हम लोग देखें तो वीडी की वैल्यू होती है ई टो बाई एम। वैसे यहाँ माइनस सिंबल भी आता है जो डायरेक्शन बताने के लिए होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अगर यहाँ पे माइनस सिंबल लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वायर के अंदर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो माइनस का सिंबल किसको बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूं तो मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। देखो वीडी की जगह लिख रहा हूं मैं ई टो बाई एम डिवाइडेड बाई ई। ये माइनस सिंबल मैंने हटा दिया यहाँ पे क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर रहा हूं। तो ई से ई यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल, मोबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, ई टो बाई एम। तो देख के बताओ मोबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, फॉर्मूला देख के बताओ मोबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, बताओ भाई। फॉर्मूले के अंदर ई और एम क्या है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो ई और एम पे तो मोबिलिटी डिपेंड करेगी नहीं, ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड करेगी रिलैक्सेशन टाइम पे। और आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि
इनडायरेक्टली जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको मोबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड्स है उसमें दो टाइप के चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इनमें से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीली मूव कर पाता है होल की कंपैरिजन में, इसलिए मोबिलिटी किसकी ज्यादा मानी जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की मानी जाएगी होल की कंपैरिजन में। मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है होल की कंपैरिजन में, क्योंकि होल किसको बोलते हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जब कोई बॉन्ड टूटता है, कोवलेंट बॉन्ड से आपस में एटम्स जुड़े हुए होते हैं, अगर कोई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो उसकी जगह एक खाली जगह बन जाती है, उस खाली जगह को होल बोलते हैं। तो वो खाली जगह कहाँ क्रिएट होगी, किसी न किसी बॉन्ड के अंदर। तो होल के ऊपर एक बाउंडेशन है कि वो बॉन्ड टू बॉन्ड ही इधर उधर मूव कर सकते हैं, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए मोबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मानी जाती है होल की कंपैरिजन में। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, याद रखना इसको। आया समझ में? ऐसा यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की, बताओ देख के फॉर्मूला। ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, देखो फॉर्मूला लिखा है मोबिलिटी इक्वल टू वीडी अपॉन ई। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, नहीं सॉरी, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ये अपनी ऐसा यूनिट बन गई मोबिलिटी की। मोबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इससे हम मोबिलिटी मेजर करते हैं। आया समझ में? क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू मेटेलिक वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन द रेशो 1:2। दो अलग अलग वायर हैं अपने पास में और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1:2 के अंदर, लेंथ दोनों की सेम है और सेम मटेरियल के वायर हैं, दोनों वायर का मटेरियल क्या है, सेम। अब ये बोल रहे हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स इन बोथ द केसेस। देखो ये दो वायर्स की बात कर रहा है, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो क्या है, 1:2। मतलब एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है। जो पहला वायर है वो पतला है और दूसरा वाला जो वायर है वो है मोटा। दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन लेंथ क्या है दोनों की, सेम। ठीक है, और इनको किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया हमने, V वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिससे करंट फ्लो होगा। तो पहले वायर में इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो मान लेते हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं VD1, और दूसरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं VD2। तो इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा कौन कम है। ठीक है, वायर्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दे रखा है 1:2 के बराबर, यानी कि अगर ये A है तो ये 2A होगा। दूसरे वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मानोगे, 2A। इसका A है तो इसका 2A, क्योंकि 1:2 है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशो। लेंथ दोनों की सेम है, इसकी लेंथ भी L है, इसकी भी लेंथ L है। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में हमको पता है कि करंट की वैल्यू सेम होती है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट सीरीज में लगाए जाते हैं क्या उनमें करंट की वैल्यू सेम होती है, हाँ जी, करंट की वैल्यू सेम होती है। दोनों वायर से जो करंट फ्लो होगा वो सेम रहेगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन हमने पढ़ा था, कौन सा रिलेशन, I = NEA/VD, पढ़ा था कि ये रिलेशन। अब यहां पे मुझे VD कंपेयर करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करनी है, तो VD = क्या लिख सकते हो, I/NEA लिख सकते हो। अब एक चीज बताओ, VD और A क्या ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, VD और A क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा I यहाँ पे कांस्टेंट है दोनों वायर्स के लिए, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर दोनों वायर एक ही मटेरियल के हैं तो इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे। तो N यहाँ पे कांस्टेंट, I कांस्टेंट, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब VD1
अपॉन VD2 क्या आएगा, A2 अपॉन A1 आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखो मैंने उल्टा लिखा है, VD1 अपॉन VD2 बराबर A2 अपॉन A1। उल्टा हो गया ना रेशो, 1 ऊपर है, यहाँ पे 1 नीचे है, यहाँ 2 नीचे है, यहाँ पे 2 ऊपर कर दिया, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो VD1 अपॉन VD2 कितना आएगा, तो दूसरा वाला जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, पहले वाले का A है, यानी कि आएगा 2A अपॉन A, यानी कि रेशो है 2:1। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस रेशो में है, 2:1 में। इस वायर में जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसके कंपैरिजन में सेकंड वायर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उससे हाफ होगी। देखो VD1 अगर 2 है तो VD2 क्या हुआ, 1। VD1 अगर 2 है तो VD2 क्या होगा, 1। इसका मतलब अगर इस वाले वायर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 है तो इसमें इससे डबल होगी। इससे आप थोड़ा रीअरेंज करके लिखोगे ना तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, VD1 इक्वल टू, देखो ये VD2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, 2 VD2, ये रिलेशन आ गया इनमें। फर्स्ट केस में ये रिलेशन होगा। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में इन दोनों वायर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये दोनों वायर्स हैं, इस बार क्या किया, इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। किसके अक्रॉस, एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, सेम वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है। फिर इसने बोला है कि पैरेलल में इनको कनेक्ट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको कंपेयर करके बताओ। दोनों वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको कंपेयर करके बताना है। देखो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या सेम रहेगा इनके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो दोनों वायर्स को जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, V के बराबर। तो V यहां पे दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों के लिए सेम हो गया। ठीक है, पहली बात। अब हमें एक रिलेशन पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VD इक्वल टू E टो बाई M, जहां पे कैपिटल E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वायर के अंदर बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V/L। तो अगर मैं ये वैल्यू इस पे पुट कर दूं तो VD इक्वल टू क्या आ गया, E टो बाई M, और इस कैपिटल E की जगह लिख दो V/L। अब ध्यान से देख के बताओ, दोनों वायर्स के लिए क्या क्या चीजें यहां पे कांस्टेंट है। E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दोनों वायर के लिए सेम रहेगा। तो मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो कि किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यहां पे दोनों वायर्स को सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम सेम रहेगा। V मतलब वोल्टेज, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम मिलेगा, तो V भी कांस्टेंट। दोनों वायर्स की लेंथ सेम है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, सेम लेंथ के वायर्स हैं, इसका मतलब L भी सेम। ये तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया दोनों वायर्स के लिए। इसका मतलब VD यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब दोनों वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनका रेशियो क्या आएगा, बराबर आएगा। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। स्टार लगा लो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। देखो एक कंडक्टर हमने दिखा रखा है, यहाँ पे एक वायर दिखा रखा है मेटल का, और उसके अक्रॉस सपोज करो V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो I। अब इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कंडक्टर के अंदर कौन मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और वायर में जो करंट फ्लो रहा होगा उनमें आपस में क्या रिलेशन है वो हमको फाइंड करके बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे बोलो। तो जैसे आप बैटरी या वोल्टेज सोर्स इस कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, VD, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। अब मान लो ये जो कंडक्टर है ये कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो हम एक टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोला जाता है, या इसको नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, एक बार समझो। मान लो कि ये जो कंडक्टर है इसका वॉल्यूम V है और इसके अंदर मान लो कैपिटल N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर घूम रहे हैं, तो N को अगर V से डिवाइड कर दिया जाए, V यहाँ पे वॉल्यूम है, चलो मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ। N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर के अंदर होंगे, तो N को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए कंडक्टर के, तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, जिसको हम नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, है ना। स्मॉल n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन कैपिटल N क्या है भाई यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है इस कंडक्टर के वॉल्यूम से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉल n। अब अगर मुझे ये पता करना है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो रहा है, तो करंट का फॉर्मूला तो हमको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू Q/T। सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, उनको वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में T टाइम लग जाता है ना। ये T तो आ गया मतलब अपने पास। अब Q अगर कैलकुलेट कर लिया जाए कि इस कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और उन पे चार्ज अगर हम पता कर लें, तो फिर Q की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके करंट फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे चार्ज की वैल्यू, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इस वायर के अंदर टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो पता लगाते हैं। कैसे पता लगाओगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये जो स्मॉल n की वैल्यू है ना, ये अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है और फिक्स होती है। जैसे कॉपर के लिए फिक्स होगी कि उसके यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अगर सिल्वर होगा तो उसके लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी। अलग अलग मेटल्स के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है और फिक्स होती है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगी, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तो n की वैल्यू हमको पता होती है जनरली, तो हम क्या इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। हाँ जी, देखो फॉर्मूला है n इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का, देख के बताओ। सपोज करो इसकी लेंथ L है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लो A है, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, बता सकते हो क्या वॉल्यूम? हाँ जी बता सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, यानी कि A इंटू L इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो वॉल्यूम से यहाँ पे इसको n को मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल N यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास आ जाएगा n इंटू AL। आ गया समझ में ये, ठीक है। अब ये देखो n की वैल्यू अगर आपको पता चल गई, n मतलब क्या है, कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर के अंदर घूम रहे होंगे इतने इतने वॉल्यूम में, है ना। तो अगर आपको टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो उन पे चार्ज भी बता सकते हो। कैसे भाई, आपको ये अगर मैं ये बता दूं कि इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उन पे चार्ज कितना होगा, 50 इंटू ई मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो Q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये आ गई n इंटू ई के बराबर। n कितना है, ये रहा देखो, ये है स्मॉल n इंटू ए इंटू एल इंटू ई। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। अच्छा, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होगा तो आप चाहो तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगा दो, यहाँ पे एक माइनस सिंबल लगा देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। I इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करो माइनस NaLe अपॉन T आ गया। अब एक चीज बताओ सोच के, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी है L, और टाइम कितना लगा इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, T टाइम लगा। तो L/T क्या होना चाहिए, सोच के बताओ, L/T क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। भाई एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ही होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कंडक्टर के अंदर टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को, L लेंथ का वायर है, और टाइम कितना लगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, T। तो L/T क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इसको लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये किसके बराबर होगी, ये होगी L/T के बराबर। सिंपल सी बात है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो L/T को आप क्या लिख दोगे, बताओ, NEA, ये तो एज इट इज रखा मैंने, L/T को मैंने VD लिख दिया। तो क्या आ गया आंसर, I इक्वल टू माइनस NEA VD आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माइनस का सिंबल क्या बता रहा है यहाँ पे,
देखो करंट की जो डायरेक्शन मानी जाती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी यानी कि एवरेज वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट मानी जाएगी। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर और करंट की डायरेक्शन इधर से इधर होती है, वायर में उल्टा होती है ना, तो माइनस का सिंबल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि किधर होनी चाहिए, हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये इसका मतलब होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। कंसिडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल कंटेन्स 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर की जो लेंथ है उसको क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा वो हमें सॉल्व करके बताना है। पहले तो गिवन डेटा लिख लेंगे, पहला काम क्या करना है, गिवन डेटा लिख लिया जाएगा। कंसिडर ए वायर ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी बता रखी है बोलो, 4 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट ऑफ, आई की वैल्यू भी दे रखी है 2 एम्पियर, इफ ईच क्यूबिक मीटर, ईच क्यूबिक मीटर का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम। देखो क्यूबिक मीटर मतलब वॉल्यूम, मीटर का क्यूब है ना, मीटर का क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल कंटेंस, ये स्मॉल एन दे रखा है आपको 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है, याद रखना है इसको। फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, तो वायर की जो लेंथ है उसको क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो यहाँ पे आई दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है, काफी चीजें दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए हमको टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आप बोलोगे सर इसमें तो टाइम आ ही नहीं रहा फॉर्मूले में, लेकिन याद करो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको आप क्या लिखते हो, एल बाई टी भी तो लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं एन ई ए और इसको एल बाई टी, है ना, ये लिख दिया। देखो ये फॉर्मूला वैसे नेगेटिव सिंबल के साथ में होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की जब भी बात होगी ना तो माइनस सिंबल आप हटा सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो T इक्वल टू क्या गया बोलो, एन ई ए एल अपॉन आई। क्या सारी चीजें हमको गिवन है, हाँ जी गिवन है। एन की वैल्यू बता दो 10⁻29, ई बता दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 10⁻³ मीटर लिखोगे पहले, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अपना 10⁻6 मीटर स्क्वायर, 10⁻6 आ जाएगा। ये क्या आएगा 10⁻6, और एल कितना है जी 4 मीटर है। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिख ही दिया यहाँ पे और एल भी लिख दिया, आई बता दो 2 एम्पियर। क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, हाँ जी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन है सिंपल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 मेटेलिक वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन द रेशो 1:2। 2 वायर्स हैं, दोनों का मटेरियल सेम है और लेकिन उनकी मोटाई अलग अलग है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना उसका रेशो दे रखा है 1:2, यानी कि A1/A2, ये 1:2 दे रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशो कितना 1:2। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 2 वायर्स इन बोथ द केसेस। ये बोल रहा है कि उन दोनों वायर्स को हमने पहले तो क्या किया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, बाद में इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। ये पहला वायर है मान लो, और दूसरा वायर क्या है, मोटा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशो दे रखा है ना 1:2, यानी कि दूसरे वायर की मोटाई क्या है, पहले से ज्यादा है, डबल है, दे रखा है क्वेश्चन में ये। और इसको किसी वोल्टेज सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पहला केस है। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में दोनों वायर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। लेंथ दोनों की बराबर ही है, बस मोटाई अलग अलग है। दोनों की लेंथ क्या है, बराबर, मोटाई क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। ये वाला केस है, ठीक है। सेम बैटरी से या वोल्टेज सोर्स से इनको कनेक्ट कर दिया। पूछा है कि अब क्योंकि बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे कंडक्टर्स के अंदर, और उससे क्या होगा, करंट बनेगा। तो हमको ये बताना है कि इन वायर्स के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनका रेशियो क्या होगा। यानी कि पहले वायर में और दूसरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, वो हमें सॉल्व करके बताना है। पहले केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में ये ध्यान से देख के बताओ
क्या चीज सेम रहेगी दोनों वायर्स के लिए? इधर से आई करंट चला, अब आई करंट के पास में देखो एक ही रास्ता है, इधर से जाएगा पहले वायर में, फिर दूसरे वायर से होता हुआ वापस आ जाएगा, तो दोनों वायर्स में करंट क्या होगा? सेम रहेगा। याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम कंपोनेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करते हैं या रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो करंट सब में सेम रहता है, करंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे दोनों वायर्स में करंट क्या होगा? सेम। करंट की वैल्यू सेम है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करनी है, दोनों वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करनी है। पहले वायर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो Vd1, दूसरे वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मान लो Vd2। ठीक है, तो अब बताओ कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कोई रिलेशन होता है? हाँ जी, एक रिलेशन हमने पढ़ा था। कौन सा रिलेशन? I इक्वल टू माइनस NeAVd। माइनस सिंबल डायरेक्शन बताने के लिए होता है, उसको एक बार हटा देता हूं मैं। हमें Vd को कैलकुलेट करना है तो Vd इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहां से? I अपॉन NeA लिख सकते हो क्या? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो दोनों वायर्स के लिए क्या क्या चीजें सेम है? दोनों वायर्स में करंट सेम है, आई की वैल्यू दोनों वायर्स के लिए सेम, दोनों वायर्स की लेंथ भी सेम बता रखी है क्वेश्चन में, सेम लेंथ के वायर हैं। चलो एल तो आई नहीं है, नहीं फॉर्मूले में, कोई बात नहीं। ए यहाँ पे क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोटाई, मोटाई दोनों की अलग अलग है, इसकी मोटाई कम है, इसकी ज्यादा है। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आपने सेम मटेरियल का वायर यूज किया है, दोनों जो वायर्स है ना वो सेम मटेरियल के हैं, और अगर सेम मटेरियल के वायर होते हैं तो उससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों के लिए सेम हो जाएगा। आपको बताया ना मैंने, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है ना। तो एन की वैल्यू दोनों वायर्स के लिए कांस्टेंट हो गई क्योंकि एक ही मटेरियल के वायर हैं, तो एन कांस्टेंट, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट और आई भी कांस्टेंट। तो Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। Vd क्या आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि आप लिख सकते हो Vd1 अपॉन Vd2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना तो उल्टा लिखेंगे, Vd1 अपॉन Vd2 किसके बराबर आएगा? A2 अपॉन A1, और A2 अपॉन A1 क्या होगा? 2:1 होगा, यहाँ पे देख लो, है ना। A1 अपॉन A2 अगर 1/2 है तो A2 अपॉन A1 क्या हुआ? 2:1 हो गया। तो आंसर क्या है पहले केस में? 2:1। अब आते हैं सेकंड केस में, दोनों वायर्स को कैसे कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज सेम होता है। याद रखना है, पैरेलल में जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स को, रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो तो हमेशा उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। इसको भी V वोल्ट मिलेगा, इसको भी V वोल्ट मिलेगा, V सेम है। इस बार मैं क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको कंपेयर करनी है तो मैं वोल्टेज की टर्म्स में कोई फॉर्मूला लेके आऊंगा ताकि इजीली समझ में आ जाए। देखो याद करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है E टो बाई M, जिसमें E का मतलब क्या है? कैपिटल E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बताया था E इक्वल टू हम V/L भी लिख सकते हैं। कोई भी L लेंथ का वायर है उसके अक्रॉस अगर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल टू V/L। तो E को आप V/L भी लिख सकते हो, यानी कि E कैपिटल E की जगह V/L लिख दिया इनटू टो डिवाइडेड बाई M लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, अब देखो कि दोनों वायर्स के लिए क्या क्या चीजें अलग अलग है, क्या क्या चीजें सेम है। E और M मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट, दोनों वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे उनका चार्ज और मास सेम रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट हो गए दोनों। V मतलब वोल्टेज, क्या दोनों वायर्स में सेम वोल्टेज या दोनों वायर्स को सेम वोल्टेज मिल रहा है? हाँ जी, सेम वोल्टेज मिलेगा, पैरेलल में है ना। और L मतलब लेंथ, लेंथ भी दोनों वायर्स की सेम है, क्वेश्चन में बता रखी है। टो मतलब रिलैक्सेशन टाइम, किस चीज पे डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम? टेम्परेचर पे। क्या दोनों वायर्स को सेम टेम्परेचर पे रखा गया है? हाँ जी, हमको ये तो बताया नहीं कि इसको ठंडा किया, इसको गर्म किया, ऐसा। इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो गया? सेम हो गया। ये तो सारी चीजें यहाँ पे सेम आ गई, मतलब दोनों वायर्स के लिए, यानी कि सारी चीजें क्या हो गई? दोनों वायर्स के लिए कांस्टेंट हो गई, यानी कि Vd1 अपॉन Vd2 क्या आ जाएगा यहाँ से? 1:1 आ जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा? 1:1 के बराबर आएगा सेकंड केस में। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला देखो बार बार काम आ रहा है, इसको स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये। E इक्वल टू V/L इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है ये फॉर्मूला, कैपेसिटर के लिए भी ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। कैपेसिटर के लिए तो E इक्वल टू V/D लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी फॉर्मूले को E इक्वल टू -dV/dr लिखा जाता है। ठीक है,
बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।